साल 2004 मुंबई की गर्मियों की एक उमस भरी दोपहर। सुपरस्टार दिलीप कुमार अपने बारे में लिखी गई एक किताब उलट पलट रहे हैं। उनके अंदर गुस्सा भरता जा रहा है। क्रोध में वो कहते हैं, इसे मेरी जीवनी कहा जा रहा है, लेकिन इसमें इतनी फालतू बातें हैं, इतनी गलत जानकारियां हैं। पत्नी सायरा बानो ने तुरंत सवाल दागा, आप अपने जीवन की कहानी खुद क्यों नहीं लिखते? इसी सवाल का जवाब है आज की हमारी किताब, दिलीप कुमार, वजूद और परछाई। ये बॉलीवुड के फर्स्ट ऑफ खान्स ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की आत्मकथा है। नमस्ते, मेरा नाम है मुबारक और आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा डेली शो किताबी बातें। आज की किताब को प्रस्तुत किया है उदय तारा नायर ने। हिंदी अनुवादक हैं प्रभात रंजन। वाणी प्रकाशन से छपी इस किताब के कुछ किस्से आज आपकी नजर करेंगे। शुरू करते हैं दिलीप कुमार और मधुबाला प्रसंग से। थैंक्स टू इंटरनेट आज की जेन जी और मिलेनियल जनरेशन तक ये जानती है कि मधुबाला के अब्बा अताउल्ला खान दिलीप कुमार से उनकी शादी के खिलाफ थे और इस वजह से ये जोड़ा ब्याह नहीं कर पाया और एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर वाला मोमेंट मिस हो गया। दिलीप कुमार बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। अताउल्ला तो इस बात से बहुत खुश थे। उनकी तो बाकायदा अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी थी। इस शादी के बाद एक छत के नीचे 2 स्टार आ जाते, पर यहाँ फंसा पेंच। बकौल दिलीप कुमार, अगर मैंने इस सिचुएशन को अपने नजरिए से न देखा होता तो वही होता जैसा वो चाहते थे। मैं और मधुबाला जिंदगी भर उनकी प्रोडक्शन कंपनी के लिए हाथों में हाथ लिए गाने गाते रहते। लेकिन दिलीप कुमार अपने काम और अपनी जाती जिंदगी को अलग अलग रखना पसंद करते थे। उन्होंने ये बात अताउल्ला खान को बता दी। बस यहीं से मधुबाला और दिलीप कुमार की दूरियां शुरू होती गई। अताउल्ला खान को झटका लगा। उन्होंने बेटी को समझाना शुरू कर दिया कि दिलीप कुमार बहुत घमंडी इंसान है। हालांकि दिलीप और मधुबाला का ये रिश्ता बचाने की बहुत कोशिशें हुई। अताउल्ला और दिलीप कुमार कई बार मिले, बैठे, बतियाए, मान मलौवल की कोशिशें हुई, लेकिन सब सिफर रहा। मधुबाला बार बार कहती रही कि उनकी शादी के बाद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिलीप कुमार का दिल राजी नहीं हुआ। बकौल दिलीप कुमार, उन्होंने कुंवारा रहने का फैसला किया क्योंकि उनके छोटे भाई बहन थे जिनकी जिम्मेदारी उनके ही कंधों पर थी। अंत में मधुबाला अध्याय को खत्म करते हुए दिलीप कुमार ने शायद थोड़ी खीज और दया के भाव से लिखा, हर मामले में अपने पिता की मर्जी के आगे बिना सोचे समझे सर झुकाने की बजाय उसमें कम से कम इतनी तो ताकत होती कि अपने करियर के भले बुरे का ध्यान रख सकती। पिता के सामने इस तरह झुकने की आदत से उसकी साख को तो नुकसान पहुंचा ही, उसकी सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ा। दिलीप कुमार जिस साख के नुकसान की बात कर रहे हैं उससे जुड़ा एक वाकया सुनिए। दरअसल अताउल्ला खान ने नया दौर फिल्म की शूटिंग रुकवा दी थी, जिसमें मधुबाला और दिलीप कुमार हीरो हीरोइन का रोल कर रहे थे। कारण दिया ये कि मधुबाला के दिल की हालत खराब है, उन्हें इतने दिनों के लिए बंबई से बाहर नहीं भेजा जा सकता। इससे फिल्म का डायरेक्टर BR चोपड़ा भी बहुत दुखी और परेशान हो गए। नौबत फिल्म के बंद होने तक की आ गई। उन्होंने मामला कोर्ट में घसीट लिया। जब कोई बीच का रास्ता नहीं निकला तो हीरोइन बदलने की बात चली और फिर साइन किया गया वैजंतीमाला को। अब एक और किस्सा जो कोहिनूर फिल्म की लोकेशन ढूंढने से जुड़ा हुआ है, दिलचस्प भी है और डरावना भी। हुआ कुछ यूं कि फिल्म के लिए सड़क किनारे एक ऐसी लोकेशन चाहिए थी जहां रात के खूबसूरत आउटडोर सीन शूट किए जा सके। दिलीप कुमार और डायरेक्टर सनी ने तय किया कि शाम के बाद चलेंगे ताकि रात के वक्त लोकेशन कैसी लगती है ये देखा जा सके। उधर डायरेक्टर की वाइफ भी अड़ गई कि वो भी साथ चलेंगी, लेकिन ये लोग उन्हें घर पर ही छोड़कर एक कैमरा असिस्टेंट और एक ड्राइवर के साथ निकल गए। यहाँ काबिले जिक्र बात यह है कि उस महिला की जादू टोने और भूत प्रेत में बड़ी दिलचस्पी थी। खैर, ये चारों लोग लोकेशन खोजने निकल गए। सफर कुछ ही मील का बीता होगा कि सूरज डूबने लगा और अंधेरा घिरने लगा। अचानक मौसम बदल गया और तेज हवाएं चलने लगी। मूसलाधार बारिश होने लगी। अभी उन्हें काफी दूर जाना था तो तय हुआ कि कुछ देर रुककर बारिश थमने का इंतजार किया जाए। करीब ही एक टूटा फूटा सा छप्पर था। सब लोग वहां पहुंचे। छप्पर की छत 1-2 जगह से टूटी हुई थी। वहां एक रस्सी से किसी पर्दे की तरह एक बोरा बंधा हुआ था। छप्पर के पास ही एक झाड़ी से बंधी एक बकरी तूफानी बारिश में कांप रही थी। छप्पर के नीचे लकड़ी के कुछ ठूंठ, कुछ मलबा और एक टूटी फूटी बेंच पड़ी हुई थी। दिलीप कुमार वहीं बैठ गए और सनी बकरी को खोलकर छप्पर के नीचे लाने की कोशिश करने लगे। छत से बंधा हुआ बोरा हवा से जोर जोर से हिल रहा था। ऊपर आसमान में बिजली कड़क रही थी। जैसे ही सनी तूफान के बीच बकरी लेकर छप्पर में पहुंचे, उन सबकी आंखों के सामने वो बोरा अपनी जगह से सरक गया और सामने सनी की पत्नी खड़ी दिखाई दी।
चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान और बड़ी अकड़ के साथ खड़ी वो औरत इन्हें घूर रही थी। उसने बड़े अजीब ढंग से एक हाथ से अपने होठों को किनारे पर लगा लाल रंग पोंछा। कैमरा असिस्टेंट थर थर काँप रहा था और सनी जहां थे वहीं खड़े के खड़े रह गए। दिलीप ने लिखा है कि अगर वो मीलों दूर बैठी एक औरत को अचानक अपने सामने पाकर डर नहीं गए तो इसके पीछे उनका पठानी दमखम ही था। खैर, थोड़ी देर में बारिश रुक गई और डायरेक्टर की वाइफ भी गायब हो गई। ये तीनों चुपचाप कार में लौट आए, लेकिन न तो कैमरा असिस्टेंट कुछ बोल पाया, न ही सनी को कुछ सूझा। फिर दिलीप कुमार ने ही माहौल को हल्का बनाने के लिए पश्तो में गाना गाना शुरू कर दिया। दो छोटे और क्यूट किस्से भी हमें उनकी बायोग्राफी से मिलते हैं। एक राज कपूर का है। दरअसल राज कपूर ने एक बार किसी इंटरव्यू में मजाक में ये कह दिया था कि जिस दिन दिलीप कुमार शादी करेंगे उस दिन वो घुटनों के बल चलकर उनके घर जाएंगे। जब दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी हुई, राज कपूर उनके घर पर उनसे मिलने गए तो दिलीप कुमार ने उन्हें बात बात में उस घोषणा की याद दिलाई। सबको हैरत में डालते हुए राज कपूर सचमुच ही घुटनों के बल बैठ गए। किस्सों के इस धागे का दूसरा सिरा है लता मंगेशकर के पास। साल 1963 में जब लता जी ने ऐ मेरे वतन के लोगों गाया तो पूरा देश भावुक हुआ था। खुद प्रधानमंत्री नेहरू और दिलीप कुमार भी रो पड़े थे। दिलीप बताते हैं कि उससे पिछली रात वो और लता अशोक होटल में कुछ देर के लिए मिले थे। दिन भर की मीटिंग्स के बाद जब दिलीप होटल के अपने कमरे में पहुंचे तो लता को फ़ोन करते हुए उन्होंने उनका पसंदीदा भजन अल्लाह तेरो नाम सुनाने के लिए कहा। लता झट से राजी हो गई। दिलीप कुमार उनकी आवाज़ में ये भजन सुनकर ही सोए। खुद दिलीप के लफ्ज़ों में कहा जाए तो तब तक मुझे कहाँ पता था कि अगली सुबह वो आत्मा को झकझोर देने वाला ऐ मेरे वतन के लोगों गाकर खुद से भी आगे निकल जाएंगी। दिलीप कुमार ने वो किस्सा भी बताया है जब उनके लिए बाला साहेब ठाकरे ने किसी के घर पर हो रही पार्टी बीच में ही रोक दी थी। बात यह हुई कि दिलीप कुमार की पत्नी सायरा की पीठ में बहुत दर्द हो रहा था। बाला साहेब की पत्नी मीना ताई ने उन्हें मुश्किल में देखा तो बाला साहेब को जाकर बता दिया। उन्होंने पार्टी रोकी, रसोई में गए और एक खाली बोतल मांगी। एक बर्तन में पानी गर्म किया और उसे लेकर सायरा बानो के पास पहुंचे और उन्हें दे दी ताकि वो पीठ की सिकाई कर सके। हालांकि ठाकरे और दिलीप कुमार के रिश्ते के बीच थोड़ी खटास भी आई थी जब दिलीप कुमार को पाकिस्तान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज मिलने वाला था। बाला साहेब ने घोषणा कर दी थी कि दिलीप कुमार को यह अवार्ड लेने नहीं जाना चाहिए। उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाए गए। दिलीप कुमार ने उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से सलाह मांगी। अटल बिहारी ने कहा कि वो एक कलाकार हैं जिन्हें सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, उन्हें पाकिस्तान जाना ही चाहिए। दिलीप कुमार पाकिस्तान गए। इस कहानी का पटाक्षेप फिर इस तरह से हुआ कि जब दिलीप कुमार लौट कर आए तो बाला साहेब से उनके मुंबई वाले घर पर जाकर मिले। तब जाकर तमाम मतभेद दूर हो गए। दिलीप कुमार की कहानी में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भी हाजिरी लगती है। साल 1962 में नेहरू ने उन्हें फ़ोन करके वी.के. कृष्ण मेनन से मिलने की गुजारिश की थी। मेनन मुंबई से चुनाव लड़ रहे थे और नेहरू चाहते थे कि दिलीप कुमार उनके लिए चुनाव प्रचार करें। तो दिलीप कुमार ने नेहरू की बात का मान रखा और चुनाव प्रचार किया। प्रचार के दौरान उन्हें बड़ी खीज होती थी कि वो एक नेता नहीं है कि बिना तैयारी के कुछ भी बोल जाए। तो उन्हें बताया गया कि आप तो लोगों के सामने बस दिलीप कुमार की तरह बोलिए। तो दिलीप कुमार ने यही किया, चुनावी सभाओं में एक्टिंग की। क्यों किया था दिलीप कुमार ने ऐसा जबरदस्ती का काम? दरअसल उन्हें एक एहसान उतारना था। दिलीप कुमार की फिल्म गंगा जमुना को सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया था, फिल्म को हिंसक बताकर। उन्होंने तब के सूचना और प्रसारण मंत्री बी केसकर तक फरियाद पहुंचाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तब नेहरू काम आए। नेहरू की वजह से न सिर्फ वो फिल्म पास हुई बल्कि उन सभी फिल्मों को पास कर दिया गया जो रुकी हुई थी। ऐसे ही एक बार नेहरू पैगाम फिल्म की शूटिंग के वक्त दिलीप कुमार से मिलने पहुंच गए थे। मद्रास में शूटिंग चल रही थी। दिलीप कुमार ने स्टूडियो के मालिक वासन कुमार से कहा कि वैजयंती माला को उनका स्वागत करना चाहिए। खुद दिलीप कुमार लाइन में किनारे पर खड़े हो गए। नेहरू आए, खोजती निगाहों से इधर उधर देखा और दिलीप कुमार को देखते ही तेजी से उनकी तरफ बढ़ गए। यूसुफ, मैंने सुना था कि तुम यहाँ हो तो सोचा कि चला जाए। बड़े प्यार से उन्होंने दिलीप कुमार के कंधे पर हाथ रखा और बातें करते रहे। एक और दिलचस्प किस्सा ये कि गुरुदत्त की महान फिल्म प्यासा में हीरो का रोल पहले दिलीप कुमार को ही ऑफर किया गया था। प्यासा की थीम उनके जैसे गंभीर कलाकार को लुभाने वाली थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्हें मना करना पड़ा। कारण ये कि दिलीप कुमार एक वक्त में एक ही फिल्म करते थे और उन दिनों वो बिमल रॉय की देवदास कर रहे थे। एक और रीजन ये भी मिलता है कि अगर उन्होंने हाँ कर दी होती तो प्यासा और देवदास एक ही टाइम के आसपास रिलीज होती और दोनों में से एक फिल्म
दूसरी फिल्म को खा जाती। हम सब जानते ही हैं कि बाद में खुद गुरुदत्त ने प्यासा में हीरो का रोल किया और फिल्म रिलीज हुई 1957 में। खैर, किताबी बातें के आज के एपिसोड में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी किताबों की जो झलकियां हम आप तक ला रहे हैं उनसे प्रेरित होकर आप खूब किताबें पढ़ रहे होंगे या पढ़ने का इरादा बना रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ लेते हैं विदा। आपके लिए किताबी बातें लिखते हैं हमारे साथी दीपक। तो सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह 8 बजे देखना न भूलिएगा, सिर्फ दिल ललन टॉप पर। नमस्ते।